हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जियोग्राफी का 4th चैप्टर क्लाइमेट। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 9th के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में जो हम क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं उनके आंसर्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसको हम आपके एग्जाम के पर्पज से वन शॉट में कवर करेंगे, लेकिन इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ की इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक वापस से थोड़ा सा पीछे जाते हुए कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। किसके हम बात कर रहे हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि इस नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये 3 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं पहले। हमारा सेकंड चैप्टर था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने ये लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। और सेकंड चैप्टर था ड्रेनेज, जिसमें हमने सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा। और अब ये जो चैप्टर है आपके जियोग्राफी का 4th चैप्टर क्लाइमेट, इसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में जो हमारी कंट्री में रहती हैं, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन तब होगा जब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। तो ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं इस चैप्टर में। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना आपको फायदा होगा, है ना। तो इस चैप्टर में जो हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने मिलता है हमको इंडिया के क्लाइमेट में। कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी हमें स्वेटर पहनना होता है, कभी ये लगता है कि यार एक पतली सी टी शर्ट पहन लें बस वही काफ़ी है, उसमें भी गर्मी लगने लगती है, धूप में निकल गए तो पूरा शरीर ही जल जाए, है ना। और फिर कभी बहुत बारिश होती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये सब क्यों होता है? इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट, बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, है ना। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया। देखो इसमें कीवर्ड्स याद रखने हैं भाई। लार्ज एरिया के लिए होता है ये, है ना, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स, है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि जो क्लाइमेट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। तो ये वेदर क्या होता है भाई, है ना। तो वेदर के बारे में समझते हैं। वेदर क्या होता है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, कीवर्ड याद रखना है हमको यहां पर। क्या है ये? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्लाइमेट जो होता है, जब वेदर को हमने बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया, लगभग 30-35 साल तक हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ का वेदर कैसा है, उसके बेसिस पर हम ये बताते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है ना। तो दोनों की डेफिनेशन याद रखना है, इनमें डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा भैया? आपने बोला कि वेदर को लंबे समय तक आप ऑब्जर्व करो तो क्लाइमेट मिल जाएगा, अब वेदर में बोल रहे हैं स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे निकालोगे? इसके लिए कुछ तो चाहिए एलिमेंट्स, है ना। तो ये वेदर और क्लाइमेट दोनों के एलिमेंट्स सेम है, क्योंकि जो एलिमेंट्स से वेदर पता चलेगा उसी वेदर से हमें क्लाइमेट पता चलेगा। तो अब हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर इन क्लाइमेट। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वेदर इन क्लाइमेट के। तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इन्हीं चीजों के बेसिस पर तो हम वेदर बताते हैं ना भाई। हम बोलते हैं यार बहुत उमस है, वेदर जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना। प्रेसिपिटेशन, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
विंड, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, उसी के बेसिस पर वेदर बताएंगे ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और टेम्परेचर हम जानते हैं, जो हीट में डिफरेंस हमें पता चलता है वो टेम्परेचर। इन्हीं पांचों के बेसिस पर हम किसी जगह का वेदर बताते हैं और फिर वेदर के बेसिस पर क्लाइमेट बताते हैं। तो ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, इनके बेसिस पर हम बताते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि वेदर क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए, सुबह हो सकता है क्लाउडी हो वेदर, दोपहर में हो सकता है सनी वेदर हो जाए, है ना। तो वेदर तो चेंज होता रहता है, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कुछ मंथली जनरलाइज पैटर्न हमको नजर आता है ना। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो वेदर है वो फ्लक्चुएट होता है, बहुत जल्दी जल्दी एक फ्लक्चुएट होता है, एक ही दिन के अंदर वेदर फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन हमने क्या देखा, सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीजन। तो सीजन क्या हो गया, जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम क्या कह देते हैं, सीजन। जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या कहलाती हैं, सीजन। और इसी सीजन के बेसिस पर पूरा ईयर डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, विंटर सीजन है, समर सीजन है, रेनी सीजन है ना। तो ये सीजन की भी डेफिनेशन हो गई यहां से, है ना। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि भाई इंडिया का क्लाइमेट कैसा है ना। तो इंडिया के क्लाइमेट की बात करनी है हमको। तो भैया हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हैं वर्ल्ड के, और इन डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में हमने डिवाइड कर दिया क्लाइमेट के बेसिस पर। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है इसके बारे में समझना। तो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अब ये मॉनसून क्या होता है, मॉनसून वर्ड जो है ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से बना है। मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन, लेकिन मॉनसून का मतलब सीजन नहीं है। मौसम मतलब सीजन, लेकिन मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो विंड्स का जो डायरेक्शन है ना वो बदलता है। अभी हमने देखा, देखो ये क्लाइमेट जो है अलग अलग जगहों का अलग अलग क्लाइमेट होता है, लेकिन मॉनसून मतलब सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। चलिए कुछ मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं आगे चल के थोड़ा सा, फिर वापस यहां पर आएंगे हम। ये है, ये विंड का डायरेक्शन, ये परमानेंट विंड जो आपने 6th 7th 8th क्लासेस में पढ़ी होंगी, ये परमानेंट विंड्स कहलाती हैं। तो ये विंड का एक परमानेंट एक एरिया बता दिया कि इस तरीके से विंड्स जो हैं वो ब्लो होती हैं इन एरियाज में, ठीक। लेकिन इनका डायरेक्शन बदल जाता है। नॉर्मली ये विंड्स ऐसे ही चल रही हैं, है ना, ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब ये विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ये डायरेक्शन, इस तरीके से विंड ब्लो होने लगती है। इसीलिए ये जो सीजनल रिवर्सल हुआ उस एरिया में विंड्स का, इसके बेसिस पर हम क्या कह देते हैं, इस टाइप का जो फिनोमेना है इसके बेसिस पर हम कह देते हैं कि ये किस टाइप का वो है क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो वापस से हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और ये मॉनसून वर्ड एक अरेबिक वर्ड मौसम से बना है जिसका मीनिंग होता है सीजन, लेकिन मॉनसून का मतलब क्या होता है, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, ठीक है भाई। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो क्लाइमेट की बात हमने करी मॉनसून टाइप क्लाइमेट की, ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट क्या सिर्फ इंडिया में, ऐसा नहीं, एशिया में ये क्लाइमेट कुछ और एरियाज हैं जहां पर मिलता है, जैसे कि साउथ एशिया जिसमें इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, कुछ और कंट्रीज भी आती हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह साइड अपन चले जाएंगे। तो ये पूरा रीजन है जहां पर हमें मॉनसून टाइप का क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। अब ये देखा मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है तो सब जगह एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ओवरऑल यूनिटी तो है, इसी के बेसिस पर हम इन सभी जगहों पर जो क्लाइमेट है उसको कह रहे हैं कि ये मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है ना। ओवरऑल यूनिटी तो है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां पर रीजनल वेरिएशंस हैं, वो भी परसेप्टेबल मतलब जो क्लियरली विजिबल हो। क्लियरली विजिबल रीजनल वेरिएशंस हमको नजर आते हैं क्लाइमेट में विद इन इंडिया, हमारी कंट्री। हम देखो दूसरी कंट्री की भी बात नहीं कर रहे, हम अकेले इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में ही हमें रीजनल वेरिएशंस नजर आते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई जरा अब उन रीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं। अपन कैसे समझेंगे, लेकिन इसके लिए हमें फिर से एलिमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, वेदर के और क्लाइमेट के। तो हम यहां पर दो एलिमेंट्स का यूज करेंगे, टेम्परेचर
एंड प्रेसिपिटेशन, ये दो सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। टेम्परेचर हम महसूस कर सकते हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं और घट रहा है कि नहीं, है ना। और प्रेसिपिटेशन क्लियरली विजिबल होता है, स्नोफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हेल स्टॉर्म्स है कि नहीं है ना। डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पर अपन ये रीजनल वेरिएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, दे आर परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जस्टिफाई। तो हम ये दोनों जो क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स हैं, इनके बेसिस पर हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक, सबसे पहले हमने देखा भाई समर और विंटर। ठीक है, समर और विंटर दो सीजन लिए, ये जो समर का एग्जांपल है और ये जो है वो विंटर का एग्जांपल है। दोनों में एक सीजन में कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में कैसे वेरिएशन है वो दिखा रहे हैं। जैसे समर सीजन में क्या होता है, राजस्थान में कई एरियाज में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और उसी समय जब राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है, हम इंडिया के दूसरे हिस्से में चले जाएं, जम्मू कश्मीर में पहलगाम, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। एक ही कंट्री में दो रीजन हैं और दोनों में देखो इतना ज्यादा डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, है ना। वैसे ही यदि हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में द्रास एरिया है, वहां पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है नॉर्थ इंडिया में। उसी समय साउथ इंडिया में अपन चले जाएं, तिरुवनंतपुरम में हमें टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा। यहां पर भी देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो ये डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, इसके बेसिस पर हमें दिख रहा है ना कि परसेप्टेबल क्लियरली विजिबल रीजनल वेरिएशंस हमको नजर आ रहे हैं। ठीक, ये हो गया टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। अब प्रेसिपिटेशन में तो कई सारी चीजें इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं, जैसे कि स्नोफॉल या रेनफॉल। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन अलग होता है और टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन अलग अलग होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं कि भाई कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर रेनफॉल होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां स्नोफॉल होता है। हम जानते हैं स्नोफॉल कहां होता है, हिमालयाज में, उसके अलावा बाकी पूरी कंट्री में क्या होता है, रेनफॉल होता है ना। तो ये जो अपर पार्ट्स हैं हिमालयाज के, ये इन अपर पार्ट्स में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, बाकी की पूरी कंट्री में रेनफॉल होता है। तो ये चीज एक हमारी क्लियर हो गई, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अलग अलग होता है। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में इसमें अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 400 सेंटीमीटर्स या उससे ज्यादा भी बारिश हो जाती है, जैसे कि मेघालय में मौसिनराम है, चेरापूंजी है, इन एरियाज में 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां 10 सेंटीमीटर्स भी बारिश नहीं होती, जैसे कि लद्दाख है और वेस्टर्न राजस्थान है, यहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, तो टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात ये हो गया अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन की। ठीक, अब टाइम की बात करते हैं। पूरे इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल जो होता है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, वो जून से सितंबर के बीच में होता है। लेकिन हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, यानी कि जो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है उसके कारण यहां सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। बाकी के पूरे इंडिया में एडवांसिंग मॉनसून के कारण सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। ऐसा नहीं है कि एडवांसिंग मॉनसून के कारण तमिलनाडु में नहीं होती बारिश, होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम रेनफॉल कब ये रिसीव करती है स्टेट, है ना। तो पूरे इंडिया में हम देखते हैं मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, जून से सितंबर के बीच में, लेकिन तमिलनाडु में कब होता है, ये अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में। ठीक है भाई, तो ये देखो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर और टेम्परेचर के बेसिस पर हमें ये नजर आया कि हमारी कंट्री में रीजनल वेरिएशंस हैं क्लाइमेट में। तो देयर आर परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब ध्यान से समझिएगा, देखो हमने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां टेम्परेचर में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, जैसे कि जो कोस्टल रीजन्स हैं, है ना। हम जानते हैं जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना गर्मी में बहुत ज्यादा बढ़ता है, ना ठंडी में बहुत ज्यादा घटता है ना। तो जो कोस्टल एरियाज हैं दे एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन द टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, ये कहां ज्यादा देखने मिलता है हमको, इंटीरियर पार्ट्स में, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, है ना। तो ये जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट हमें दिखता है ये कहां पर ज्यादा विजिबल होता है,
इंटीरियर्स में। ठीक, सिमिलरली हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल भी हम देखते हैं। यदि हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स में भी रेनफॉल आप देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण होता है, तो वो वेस्ट टू ईस्ट से आता है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो रेनफॉल होता है ना, ये रेनफॉल भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जनरली डिक्रीज होने लगता है। ईस्ट में ज़्यादा, फिर धीरे धीरे वेस्ट में जाते जाते बारिश कम होने लगती है। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस हमको नज़र आए टेम्परेचर में और प्रेसिपिटेशन में। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण हमारे जो कल्चर है उसमें भी डाइवर्सिटी आई है। कल्चर मतलब क्या? हम जो खाना खाते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं। जिस टाइप के घरों में हम रहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इफेक्ट हुई हमारी इस क्लाइमेट में चेंज के कारण, है ना। जैसे कि हम असम की बात करें, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड्स आती हैं, तो वहाँ पर चूंकि फ्लड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जो घर होते हैं ना वो एक थोड़े से एलिवेटेड एरिया में बनाए जाते हैं, एलिवेटेड पोर्शन पर बनाए जाते हैं, जिसे हम स्टिल्ट कहते हैं, है ना। यदि हम ऐसे एरियाज़ की बात करें जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो हाउसेस होते हैं, वहाँ पर जो रूफ होती है वो फ्लैट नहीं होती, वो स्लोपिंग रूफ होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें ऐसे एरियाज़ की जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ फ्लैट रूफ होती है। जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में फ्लैट रूफ होती है ताकि रेनफॉल जब हो तो वो बारिश के पानी को स्टोर कर सकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें। और वॉल्स बहुत थिक बनाई जाती हैं ताकि हीट जो है वो अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है, थिक वॉल्स होती हैं। तो ये सारे हमारे चेंज दिख रहे हैं ना हमारे कल्चर में, है ना। तो ये जो वेरिएशंस हमने देखे हैं क्लाइमेट में, उसके कारण हमारी जो लाइफ है उसमें भी वेरिएशन दिखे इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, यानी हम जो खाना खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, और जो हाउसेस, जिस तरीके हाउसेस में हम रहते हैं, इन सारी चीज़ों में हमको चेंज नज़र आता है, वेरिएशन नज़र आता है एरिया टू एरिया, ठीक है। अब ये जो क्लाइमेट है ना, इसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो हम क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं, यानी कि उस चीज़ को यदि हम समझें तो बता सकते हैं कि उसके बेसिस पर क्लाइमेट में क्या चेंज आएगा। क्लाइमेट में मतलब टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में, ह्यूमिडिटी में, विंड में, है ना, और प्रेशर में, इन सारी चीज़ों में चेंज आएगा। ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 कंट्रोल्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो क्या है? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बेसिस पर टेम्परेचर चेंज आता है ना, प्रेशर चेंज आता है, प्रेसिपिटेशन चेंज आता है। अब ये टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ तो बाकी सारी चीज़ें तो चेंज होंगी ही होंगी, है ना। तो लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, यानी कि हाइट की बात कर रहे हैं हम, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है, ओशन करंट्स हैं, और रिलीफ है। ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 क्या कहलाते हैं? क्लाइमेट कंट्रोल्स कहलाते हैं, ठीक है। इन 6 को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कंट्रोल्स कहते हैं। तो इनके आपको सिर्फ नाम भी पूछे जा सकते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इनका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं भाई जरा अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, है ना। लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि लैटिट्यूड के कारण जो सनरेज होती है ना, उसमें चेंज आता है। मतलब कि सनरेज स्लैंटिंग होती चली जाती हैं, तो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, सनरेज जो है वो स्लैंटिंग होती चली जाएंगी और ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होंगी, तो हीट कम हो जाएगी। तो जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया पहला पॉइंट हमारा कि लैटिट्यूड कैसे कंट्रोल करता है। हम ये अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, याद रखना, हम अर्थ के सरफेस से ऊपर नहीं गए हैं। अभी हम ये अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, जहां हम रहते हैं, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ हाइट पे नहीं गए अपन, ऐसे हाइट पे जाएंगे तो ऐसे हाइट आ जाएगी, है ना। हाइट पे नहीं जा रहे हैं अपन क्या बात कर रहे हैं अभी? अपन बात कर रहे हैं अर्थ के सरफेस की, कि इस अर्थ के सरफेस पर हम खड़े हैं, है ना। अब हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मूव होंगे तो लैटिट्यूड चेंज होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो हम जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, मान लीजिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ गए, ठीक है, इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये हाइट पे नहीं जा रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं अर्थ के सरफेस पर ही। तो क्या होगा? इक्वेटर पर सनरेज ज़्यादा है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, पोल्स पर गर्मी कम होगी, ठंडी होती है ना। तो लैटिट्यूड के कारण चेंज आया ना। तो क्या चेंज आया? हमने क्या देखा कि कर्वेचर के कारण क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है।
क्योंकि ज्यादा स्प्रेड हुई सनलाइट तो कम सोलर एनर्जी मिली। ठीक, इसका रिजल्ट क्या होता है? टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ठीक, तो ये लैटिट्यूड के बेसिस पर क्लाइमेट में चेंज मिला कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, अब लैटिट्यूड के बाद क्या? एल्टीट्यूड, हाइट की बात करते हैं। हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर है, ये लेस डेंस होगा। ये जो हवा है, ये अर्थ के सरफेस पर हवा ज्यादा होती है, यहां अर्थ के सरफेस पर ऐसे है ना, यहां हवा ज्यादा होती है, लेकिन जैसे आप जाओगे तो लेस डेंस होती जाएगी, ये लेस डेंस होती चली जाएगी ना। अब जैसे अर्थ के सरफेस पर जब एयर ज्यादा होती है ना, तो ये भी हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो अर्थ के सरफेस पर हीट ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर रिड्यूस होता है ना। आप सभी ने आयरन मैन देखी होगी ना, मूवी देखी होगी कि कैसे वो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो सूट जो होता है आयरन मैन का, उस पर बर्फ जम जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घट रहा है। हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। क्यों घटता है? एयर नहीं है वहां, ज्यादा कम एयर है। कम एयर होने के कारण वहां हीट एब्जॉर्ब करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। हीट एब्जॉर्ब करने के लिए भी मीडियम चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ठीक, तो देखो भाई, हमारा थ्योरी देखते हैं, इसी तरीके से लिखा गया है, एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर ऑल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, इसीलिए हिल स्टेशन जाते हैं ना समर्स में, क्योंकि हिल स्टेशन पे क्या है? पहाड़ है ना, ऊंचाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई तो हवा कम हो गई, हवा कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम हो गया। ठीक है, और देखो हवा नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके जाना पड़ता है। ज्यादा हाइट पे आप जा रहे हो तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर एयर लेस डेंस है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए भाई, ये हो गए अपने 2 पॉइंट हो गए। ठीक, टेम्परेचर सॉरी लैटिट्यूड हो गया और ऑल्टीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर एंड विंड। तो प्रेशर और विंड तो इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करती है ना, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड के बेसिस पर। इक्वेटर वाला जो लैटिट्यूड है वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन ऑल्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं भाई, समझते हैं जरा इसको। प्रेशर और विंड सिस्टम जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, है ना। इक्वेटर की बात करें, है ना, इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्टली आती हैं तो यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो एयर जो है लेस डेंस हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, लेस डेंस मतलब हम बात करें अर्थ के सरफेस की, कि एयर एज कंपेयर टू दीज रीजन्स, यहां पर हवा थोड़ी सी लेस डेंस हो जाएगी, गर्म हो जाने के कारण वो वहां से मूव हो जाएगी, तो हवाएं तेज चलेंगी यहां पर। ठीक है ना, लेकिन जो ये एरिया है यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि वहां एयर प्रेशर है ना, एयर प्रेशर मतलब है, तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर बढ़ा, हवा कम हो गई तो प्रेशर कम हो गया, तो लो प्रेशर एरिया होता है यहां पर। लेकिन यदि इसी एरिया में हाइट पे चले जाओ, ऑल्टीट्यूड बढ़ा, ऑल्टीट्यूड बढ़ा तो देखो प्रेशर तो कम है ही, क्योंकि हवा कम है, लेस डेंस है, लेकिन साथ में टेम्परेचर भी घटता है। तो ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड को हम ऐसे मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं भाई, देखो ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, यदि हम लैटिट्यूड को L मान लेते हैं और टेम्परेचर को T मान लेते हैं, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर घटता है। इक्वेटर से पोल की तरफ गए, इक्वेटर यानी 0 डिग्री, पोल यानी कि 90 डिग्री, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ा टेम्परेचर घटा। और फिर वैसे ही यदि हम लैटिट्यूड के हिसाब ऑल्टीट्यूड के हिसाब से बात करें, यदि हम A मान लेते हैं ऑल्टीट्यूड को, ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो एयर लेस डेंस होती जाती है, तो टेम्परेचर घटता चला जाता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गलत हो गया, फिर से अपन समझते हैं जरा इसको, है ना। लैटिट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर घटा, ऑल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर घटा, लेकिन प्रेशर जो है उसकी बात करें, टेम्परेचर तो दोनों जगह पर घटेगा ही, है ना, टेम्परेचर जो है वो दोनों जगहों पर घटेगा। थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं, लैटिट्यूड के केस में देखते हैं ना।
लैटिट्यूड में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? यहाँ एयर डेंस है, डेंस एयर है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो लैटिट्यूड बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ऑल्टीट्यूड में उल्टा होगा। ऑल्टीट्यूड में क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है और प्रेशर भी घट रहा है। ठीक है, प्रेशर क्यों घटेगा? क्योंकि एयर लेस डेंस हो जाएगी, हाइट बढ़ेगी तो हवा कम हो जाएगी। ठीक, एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं भाई इसको। लैटिट्यूड बढ़ा यानी कि हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो टेम्परेचर घटा, और प्रेशर जो है वो बढ़ा क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एयर हो जाती है, डेंस एयर हो जाने के कारण यहां प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन ऑल्टीट्यूड की बात करें, हाइट जब बढ़ती है तो हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है। हमने अभी पढ़ा ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा क्योंकि एयर लेस डेंस हो जाएगी, और एयर लेस डेंस हो जाएगी तो प्रेशर भी घटेगा। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखना, ये बार बार अपन को समझने के लिए बहुत जरूरी होंगी। ठीक है, तो प्रेशर और विंड किस चीज पर डिपेंड करता है? और लैटिट्यूड पर एंड ऑल्टीट्यूड पर। अब लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के बेसिस पर क्या फर्क पड़ा? प्रेशर और विंड में, और इसीलिए वहां के टेम्परेचर और रेनफॉल में भी अंतर आएगा। देखो टेम्परेचर का मैंने बता दिया कि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, और रेनफॉल भी किस चीज के बेसिस पर होता है? ये प्रेशर और विंड के बेसिस पर होता है। ये अभी हम पूरा मॉनसून देखेंगे, ये प्रेशर और विंड सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा तीसरा फैक्टर हो गया प्रेशर एंड विंड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो क्या है हमारा? जो सी से डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब सी जो होता है ना, उसका एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है ना, मतलब जब लैंड गर्म होगा सी ठंडा रहता है तो वो मॉडरेट कर देता है। जब लैंड ठंडा होता है तो सी गर्म रहता है तो फिर मॉडरेट कर देता है। तो सी जो होता है उसका एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट पर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ती है तो ये जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ये रिड्यूस होता चला जाएगा, और लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फेस करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटलिटी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का मतलब क्या है? वेदर हॉट, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कहलाती हैं, है ना। इसे ही हम कॉन्टिनेंटलिटी, मतलब कॉन्टिनेंटलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कॉन्टिनेंट में अंदर चले जाओ आप, कोस्टल रीजन से दूर चले जाओ आप। कोस्टल रीजन से जैसे जैसे दूर जाओगे, मतलब कि जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ेगी, हम कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट फेस कर रहे हैं। इंटीरियर पार्ट्स में एक्सट्रीम कोल्ड होती है, एक्सट्रीम हॉट होता है, लेकिन कोस्टल रीजन्स में ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। फोर्थ हमारा फैक्टर क्या है? फोर्थ क्लाइमेट कंट्रोल क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी के पास रहेंगे तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है। लेकिन जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ेगी और बहुत ज्यादा सर्दी भी। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इंटीरियर पार्ट्स हैं कंट्री के, यहाँ गर्मी भी बहुत भयानक पड़ती है, ठंडी भी बहुत भयानक पड़ती है। गर्मी में लोगों की डेथ हो जाती है लू के कारण, और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लग जाने के कारण, है ना। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से समझना, लेकिन ये अकेले इन्फ्लुएंस नहीं करते। ओशन करंट्स के साथ यदि ऑनशोर विंड्स हैं तो क्लाइमेट इफेक्ट होता है कोस्टल एरिया का। मान लो किसी कोस्टल एरिया से, यहां से मान लो कोल्ड वाटर करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो है ना, फ्लो की बात कर रहे हैं। करंट क्या होता है? जो वाटर में जो इस तरीके से पानी मूव होता रहता है ना, वो करंट्स कहलाते हैं। वेव्स अलग होती हैं, ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं। टाइड्स अलग होती हैं, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी आगे बढ़ता है ना, पुल होता है एक मून का ग्रेविटेशनल पुल, है ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन करंट कैसे हम जानते हैं ना, करंट इस तरीके से, जो करंट्स जो होते हैं ना, एक फ्लो में चल रहा है, पानी जो फ्लो होता रहता है, वो करंट्स कहलाते हैं। तो हम हो सकता है कि ये देखो यहाँ पर कुछ करंट्स अब उनको नजर आ रहे हैं, इनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, है ना। तो ये पानी का फ्लो दिख रहा है अपन को, ये यहाँ पर दिख रहा है पानी का फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ हमें दिख रहा है इधर फ्लो हो रहा है, वहीं बाजू में दूसरी तरफ फ्लो हो रहा है, तो पानी का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन अलग होता है, ये करंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यदि यहाँ पर कोल्ड वाटर करंट है और यहाँ से हवाएं जो हैं वो लैंड की तरफ जा रही हैं, तो वहां का क्लाइमेट कूल हो जाएगा।
यदि यहाँ हॉट वाटर करंट है और यहाँ से हवाएं लैंड की तरफ जा रही हैं तो वो हॉट, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट्स जो हैं ये भी हमारे यहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है रिलीफ फीचर्स। हम जानते हैं ये सारे रिलीफ फीचर्स दिख रहे हैं, ये यदि ढलान है तो भी रिलीफ है और यदि माउंटेन है तो भी रिलीफ है ना। तो रिलीफ फीचर्स जो होते हैं वो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयाज है, नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड्स को रोक देते हैं, तो हमारे यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी उन्हीं लैटिट्यूड्स में दूसरे एरियाज में। ठीक है, लेकिन देखो एक तरफ हमारा कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन की यदि हम बात करें तो कोस्टल रीजन की तो एवरेज एलिवेशन है ना बहुत कम है, 30 मीटर्स के आसपास है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिलीफ होती है ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है। यदि इनमें पर्याप्त हाइट है तो रेन बियरिंग क्लाउड्स जो जा रहे हैं उनको रोक कर ये क्या करते हैं, बारिश भी करा देते हैं। हॉट विंड से भी हमें बचाते हैं, बैरियर का काम करते हैं। कोल्ड विंड से भी हमें बचाते हैं, बैरियर का काम करते हैं। जैसे कि अरावलीज जो है वो हॉट विंड से बचाते हैं, हिमालयाज कोल्ड विंड से बचाते हैं। प्रेसिपिटेशन भी करवाते हैं, कब, यदि हाइट पर्याप्त हो तब। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होता है, माउंटेन, मान लीजिए यहां से बारिश आई, इनने रोक कर बारिश कराई तो ये विंडवर्ड साइड हो गया तो यहां बारिश ज्यादा होती है, लेकिन ये जो लीवर्ड साइड है यहां पर बारिश कम होती है, ये रेन शेडो एरिया बन जाता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है भाई कि ये जो रिलीफ है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के पर्टिकुलरली कि इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें हमें मेनली 3 पढ़ने हैं। कौन से 3 पढ़ने हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, है ना। इसमें हम ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम मेन पढ़ेंगे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड, और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस हमारा होगा प्रेशर एंड विंड सिस्टम पर। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। हम जानते हैं इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में आता है। कैसे आता है भाई, हम जानते हैं कि ये इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आधा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आ रहा है, आधा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आ रहा है। तो ये जो रीजन होता है ना ये क्या कहलाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है यहां से देखो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तक हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, अब यहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके कारण हम देख रहे हैं कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में आ रहे हैं, इसलिए हमारे यहां पर दोनों टाइप का क्लाइमेट मिलता है। ठीक, तो ये वाले रीजन हमको याद रखना है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, और यहां पर इंडिया आता है इस तरीके से कुछ, है ना। आधा हिस्सा जो है इंडिया का ये नीचे साइड आता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो याद रखिएगा भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेटली, और उसके कारण इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज के क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड मैंने अभी आपको बताया था भाई, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, 6000 मीटर्स हाइट है। साउथ में कौन है, जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर 30 मीटर्स हाइट है। उसके बाद हालांकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है तो हाइट बढ़ जाती है, लेकिन यहां पर देखो मैक्सिमम एलिवेशन कितना कम है। ठीक, तो ये एलिवेशन कम होने के कारण मॉनसून इंडिया में एंटर हो पाता है, और यहां पर नॉर्थ में ये एलिवेशन ज्यादा होने के कारण कोल्ड विंड्स इंडिया में एंटर नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि हमारे यहां पर मिल्डर विंटर्स होती हैं। मिल्डर यानी कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम ठंड पड़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा मेन जो है पॉइंट, प्रेशर एंड विंड। अब प्रेशर और विंड जो है ना उसमें भी हमें 3 चीजें पढ़नी है। प्रेशर एंड सरफेस विंड, है ना, जहां हम रह रहे हैं यहां पर सरफेस पर क्या प्रेशर और क्या विंड सिस्टम है। फिर अपर एयर सर्कुलेशन यानी कि 12000 मीटर की हाइट पर जो जेट स्ट्रीम्स वगैरह हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, और फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करेंगे, है ना। तो ये अपर एयर सर्कुलेशन के साथ ही वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, ये इंडिया जो है ना, ये इस रीजन में आता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर, ठीक है। आधा इंडिया जो है ये इसके नॉर्थ में आता है, आधा इसके साउथ में आता है, ठीक है। तो इस रीजन में इंडिया आता है। अब यहां पर कौन सी विंड्स हैं आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं, ठीक है। विंड का नाम जनरली हम कैसे देते हैं, जिस डायरेक्शन से वो आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है इसलिए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है ना। अब ये परमानेंट विंड्स हैं, तो इंडिया कौन सी विंड्स के एरिया में आता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एरिया में आता है, जो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, और जाती कहां है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ऐसे ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर के, और ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर जा रही हैं। इसी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, क्योंकि यहाँ पर रिवर, ये जो विंड्स हैं ये आकर मर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, है ना। और इसे हम मॉनसून थ्रू भी बोलते हैं, क्योंकि जहां पर ये होता है वहां बारिश होती है, लो प्रेशर जहां क्रिएट होगा वहां बारिश होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया है, हम इस एरिया में रहते हैं। अब देखो, यदि आपको ये मैप याद है तो जो थ्योरी आपकी बुक में दी हुई है वो आसानी से लिख सकते हो कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड दीज विंड्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। अब इस चूंकि इस एरिया में हम आते हैं तो हमें होना चाहिए था डेजर्ट। क्यों होना चाहिए था डेजर्ट, क्योंकि ये विंड्स लैंड पर ओरिजिनेट हो रही हैं और लैंड पर ब्लो हो रही हैं, तो ये मॉइस्चर गेन नहीं कर पा रही। तो ये कैसी होनी चाहिए, ये कैसी होती हैं विंड्स, ड्राई होती हैं, और इसलिए इंडिया को कैसा होना चाहिए था, डेजर्ट। लेकिन इंडिया डेजर्ट नहीं है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं, लेकिन पहले ये जो मैंने थ्योरी बोली है, देखो वो थ्योरी यहाँ कैसे लिखना है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ये हमने अभी बताया। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. Subtropical high pressure belt of northern hemisphere. They blow southward, get deflected towards their right due to Coriolis force. अब ये Coriolis force क्या होता है, Coriolis force मतलब अर्थ के रोटेशन के कारण विंड पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम Coriolis force कहते हैं, ठीक है। अब इस Coriolis force के कारण ये जो विंड्स, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, याद रखना ये ट्रॉपिक, ये यहाँ पर इक्वेटर आएगी, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में ये जो इक्वेटर के नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पर विंड्स कौन से साइड मुड़ती हैं, राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती हैं। लेकिन ये राइट और लेफ्ट बड़े ध्यान से देखना है। राइट कैसे, देखो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उस तरफ हम अपनी पीठ करेंगे, और जिस तरफ जा रही है उस तरफ फेस करेंगे, तो हमारा राइट जो है वो विंड का राइट, और हमारा लेफ्ट जो है वो विंड का लेफ्ट, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखना, ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की हम बात करें तो नॉर्थ से आ रही है, साउथ जा रही है, तो नॉर्थ की तरफ मेरी पीठ है और साउथ की तरफ मेरा फेस है, तो मेरा राइट विंड का राइट होगा, ठीक है। तो इस विंड को जाना चाहिए था सीधा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है हमेशा, तो ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये देखो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब वैसे ही इसमें देखो, ये साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो मेरी बैक जो होगी वो आपकी तरफ होगी, और मेरा फेस जो होगा वो बोर्ड की तरफ होगा। तो अब साउथ में है तो ये किस तरफ मुड़ेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी। तो देखो भैया, ये मेरा लेफ्ट है और इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गई, ठीक। तो ये कोरोलियस फोर्स है, और ये कहलाता है फेरेल्स लॉ, ठीक है। तो याद रखना है, ये फेरेल्स लॉ है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा कि दे ब्लो साउथवर्ड, गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर राइट ड्यू टू द कोरोलियस फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। क्लियर है ये चीज। अब इसके कारण क्या होना चाहिए था, हमने कहा अब चूंकि ये विंड्स जो हैं ये बहुत कम मॉइस्चर लेकर आती हैं, क्यों, क्योंकि ये लैंड पर ब्लो हो रही हैं, लैंड पर ही ओरिजिनेट हो रही हैं और लैंड पर ही ब्लो हो रही हैं, इसीलिए इनमें बहुत कम पानी होता है। तो ये बारिश या तो लाती नहीं, और लाती हैं तो बहुत कम लाती हैं, और वो भी रह जाता है कहाँ, जहाँ से ये स्टार्ट हुई वहीं कहीं बारिश हो जाती है पूरी। तो इंडिया को क्या होना चाहिए था, डेजर्ट, लेकिन ये डेजर्ट नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया डेजर्ट क्यों नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखें भाई,
तो इसका रीजन क्या है कि इंडिया पर जो कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी प्रेशर एंड विंड कंडीशंस जो हैं वो यूनिक हैं, जिसके कारण इंडिया डेजर्ट नहीं है। तो हमने देखो भाई क्या होता है, ये क्या ऐसा क्या यूनिक है इंडिया में। तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली तो हम आते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एरिया में, ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये मूव होती हैं, ऐसा नहीं है ये फिक्स है। ये जो प्रेशर बेल्ट है ना ये भी फिक्स नहीं है, सन के मूवमेंट के हिसाब से ये प्रेशर बेल्ट नॉर्थ और साउथ मूव होते हैं और उसके साथ ये विंड्स भी नॉर्थ और साउथ मूव होती हैं, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसा होता है, हमने देखा कि ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स जो है हिमालयास जो हैं वहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, उसके कारण हिमालयास पर होता है हाई प्रेशर, और जो ओशन होता है वहाँ पर होता है लो प्रेशर। तो विंड का डायरेक्शन ऐसा होता है नॉर्मल जो हम देख रहे हैं, और इसी कारण हम कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए था इंडिया को डेजर्ट, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समर्स में उल्टा हो जाता है। समर्स में क्या होता है, लैंड बहुत तेजी से गर्म होता है, और तेजी से गर्म होने के कारण क्या होता है कि जो लैंड एरिया होता है, फॉर एग्जांपल जो हमारा हिमालयास वाला रीजन है, इंटीरियर एशिया वाला पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, इस पूरे रीजन में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और इसके कारण यहाँ बहुत हीटअप होता है। हीटअप होगा तो लो प्रेशर बनेगा, और उसके कंपैरिजन में जो ओशंस होते हैं वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है, मतलब ओशन ठंडा है एज कंपेयर टू लैंड, तो विंड का डायरेक्शन बदल जाता है। अब ये जो विंड्स हैं ये मैंने अभी बताया था ना, इक्वेटर क्रॉस करेंगी, तो ये जो विंड्स हैं ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं और ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में आ गई। तो अभी ये ऐसे सीधे जाना था लेकिन साउथ में थी तो ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट हुई, और जब ये इक्वेटर क्रॉस करेंगी तो ये यहाँ से ऐसे जाते जाते ये टर्न हो जाएंगी, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई हैं, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाकर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ से मॉइस्चर गेन करती हैं, ओशन से बहुत सारा मॉइस्चर गेन करती हैं और इंडिया में एंटर करती हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश कराती हैं। तो इंडिया को होना चाहिए था डेजर्ट, क्योंकि जो विंड के एरिया में वो आ रहा है वो कौन सी विंड्स हैं, ड्राई विंड्स हैं। लेकिन चूंकि यूनिक कंडीशंस हैं, यूनिक कंडीशन क्या है कि समर्स में प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गए, लैंड पर लो प्रेशर हो गया, ओशन पर हाई प्रेशर हो गया, जिसके कारण विंड ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं और उसके कारण वो वहां से बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं और हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश कराती हैं। समझ गए? तो देखो वही लिखा है जो हमने अभी यहाँ मैप से समझा कि ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन। साउथ में जो ओशन है वहां चलती है, विंड्स का डायरेक्शन होता है हिमालय से ओशन की तरफ, तो देखो ठंड रहती है, शीत लहर चलती है हिमालय से जो हवाएं आती हैं उसके कारण, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, समर्स में कंडीशन उल्टी हो गई। समर्स में क्या हुआ, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इंटीरियर एशिया पे एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर। इसके कारण क्या हुआ, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग समर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर साउथ इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, यहां से ओरिजिनेट हुई, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव हुई और ये इंडिया में ऐसे एंटर होती हैं। साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें श्रीलंका भी आता है, पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, है ना। तो इन सारी कंट्रीज में ये बारिश कराता है, ठीक। अब चूंकि भाई ये जो मॉनसून, ये जो विंड्स है ना, ये मॉनसून विंड्स कहलाती हैं, साउथ ईस्ट मॉनसून कहते हैं, चूंकि ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स है ना, तो ये साउथ ईस्ट विंड्स के कारण मॉनसून आ रहा है। लेकिन इंडिया में एंटर कहां से होता है, ये वेस्ट डायरेक्शन से, तो मॉनसून कहलाता है साउथ वेस्ट मॉनसून, लेकिन विंड्स जो मॉनसून लाती हैं वो साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन यदि पूछा कि कौन सी विंड्स इंडिया में मॉनसून लेकर आती हैं, तो आपको क्या बोलना है, साउथ ईस्टर्ली विंड्स। लेकिन मॉनसून क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे हम, साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ओशन पर जो हाई प्रेशर है उससे मूव हुई और लैंड पर जो लो प्रेशर है सब कॉन्टिनेंट पर, वहां पर ये आती हैं और ये मॉनसून विंड्स कहलाती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ये कहलाती हैं, ठीक है, क्लियर है।
अब इन विंड्स के कारण क्या होता है, बहुत सारा पानी लेकर आई, मॉइस्चर गेन किया और वाइड स्प्रेड रेन कराई इंडिया में, और इसीलिए इंडिया डेजर्ट नहीं है। ठीक, तो अब हमको पढ़ना है इस इंडियन मॉनसून के बारे में। ठीक, तो हमने तो ये देख लिया भैया कि मॉनसून विंड्स के कारण हमारा जो क्लाइमेट है वो इन मॉनसून विंड्स के कारण बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब ये मॉनसून विंड्स कैसे कहलाने लगी, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ सेलर्स थे या अरब ट्रेडर्स की बात करें, सेलर्स नहीं हमने बोला अभी, अरब ट्रेडर्स थे जो इन विंड्स के सहारे इंडिया आए, है ना। सेल्स होते थे पहले शिप के ऊपर बहुत बड़े, और वो हवा जो होती थी वो जहाज को खींच के ले जाती थी उस सेल्स की मदद से। ठीक है, तो ये अरब ट्रेडर्स जो थे ना, ये अरब ट्रेडर्स इंडिया आए थे इन विंड्स की मदद से, और इन्होंने इन विंड्स को नाम दिया था मॉनसून विंड्स। इन्होंने ये फिनोमेना सर्च किया था कि भैया जब मॉनसून का टाइम आता है तो हवा जो है वो अरब कंट्रीज की तरफ से इंडिया की तरफ चलती है, तो उनके सहारे इंडिया आ जाते थे। और फिर क्या होता था, ठंड का मौसम आता था तो वापस डायरेक्शन चेंज हो जाता था इंडिया से अरब कंट्रीज की तरफ, तो उसके साथ वो वापस चले जाते थे, सीजनल रिवर्सल। इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया, मॉनसून नाम दिया। ठीक है, अब बेनिफिट मैंने बता दिया कि कैसे ये अरब जो थे इन्होंने इन विंड्स का सहारा लिया और ये इंडिया पहुंचे। ठीक, मॉनसून विंड्स इन्होंने इनको नाम दिया। अब हम ये समझते हैं कि ये मॉनसून जो है ना, ये फिनोमेना हम कहते हैं जनरली ये 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में हमको दिखता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ यहीं दिखेगा। भाई इंडिया में तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर तक बारिश होती है, वो तो 30 डिग्री के पार चला गया, है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो ऑन एन एवरेज हम ये देख रहे हैं कि ये जो ये जो मॉनसून है ये 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में हमको नजर आता है। और इस मॉनसून के फिनोमेना को समझने के लिए, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है कि भाई ये मॉनसून आता क्यों है। एक तो मैंने सीजनल रिवर्सल दिखाया आपको, उसमें सिर्फ प्रेशर और विंड बताया, लेकिन ये प्रेशर चेंज क्यों होता है। हमने बोला कि पहले हिमालयास पर हाई प्रेशर था, लेकिन बाद में वहां लो प्रेशर हो गया। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे हो रहा है, चेंज कैसे आ रहा है, वो अपन को यहां समझना है। तो सबसे पहला रीजन उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इससे क्या होता है, हम जानते हैं भैया जमीन बहुत तेजी से गर्म होती है, बहुत तेजी से ठंडी होती है, और पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है ना। तो समर्स में क्या होता है, समर्स में जमीन बहुत तेजी से गर्म होती है, तेजी से गर्म होने के कारण वहां लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है कंपैरेटिवली ओशंस को समय लगेगा गर्म होने में, है ना। तो जब तक वो गर्म होगा तब तक यहाँ ठंड का मौसम आ जाएगा, तो ये ठंडा हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग के कारण क्या होता है, क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि गर्मी पड़ी तो लेस डेंस हो गई एयर और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। वाइल जो सी होता है समर्स में, वहां पर हाई प्रेशर होता है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो मॉनसून जो आता है ना, रिवर्सल हो रहा है, ये प्रेशर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि लैंड और वाटर अलग अलग तरीके से ठंडे और गर्म होते हैं। अब रेत की बात करो, रेत और तेजी से ठंडी होती है और गर्म होती है ना। डेजर्ट की बात करें हम, राजस्थान, पता चला दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और रात में 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए, एक ही दिन में इतना ज्यादा डिफरेंस दिखता है, क्योंकि रेत और ज्यादा तेजी से ठंडी और गर्म होती है। समझ गए। तो चूंकि लैंड और वाटर डिफरेंट तरीके से ठंडे और गर्म होते हैं, हीटिंग और कूलिंग होती है, उसके कारण ये प्रेशर बेल्ट्स में शिफ्ट होता है। ठीक, दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन ITCZ, कहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये गंगा प्लेन्स पर। अब देखो कितना ज्यादा मूवमेंट हुआ समर्स में। नॉर्मली ये जो ITCZ है, नॉर्मली ये कहां होता है, इक्वेटर के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन समर्स में क्या हुआ, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया, गंगा प्लेन्स तक पहुंच गया। सोचो 0 डिग्री से वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया, बहुत ज्यादा चेंज आ गया इसमें, है ना। तो दूसरा रीजन क्या हुआ, ये क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण नॉर्थ में गर्मी पड़ने लगी, तो ये भी धीरे धीरे नॉर्थ शिफ्ट हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है ना। तो द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर्स क्या हुआ, कहां पहुंचा, ओवर गंगा प्लेन्स। जनरली ये कहां होता है,
इक्वेटर के आसपास होता है, जनरली 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ के आसपास होता है। लेकिन समर्स में कहां पहुंच गया? गंगा प्लेन्स पर। इसी को मैंने क्या बताया था अभी, मॉनसून थ्रू भी बोलते हैं। थ्रू मतलब क्या होता है? वो बेल्ट, ठीक है। तो ये मॉनसून थ्रू कहलाता है। जहां ये बेल्ट होगा, जहां ये ITCZ होगा, वहां बारिश होगी, क्योंकि ये लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक, दो फैक्टर ये समझ में आए। तीसरा फैक्टर देखते हैं हम मेडागास्कर वाला, कि ये जो एरिया है ना, यहां पर इंडिया है या मेडागास्कर है, यहां पर बहुत बड़ा हाई प्रेशर डेवलप होगा, जिसके कारण विंड्स यहां से ब्लो होंगी और ये इंडिया की तरफ आ जाएंगी। यहां पर हाई प्रेशर होना जरूरी है। यहां हाई प्रेशर नहीं होगा तो यहां लो प्रेशर कंपैरेटिवली नहीं बनेगा। कंपैरेटिव हो रहा है ये सब, है ना। तो यहां एक बहुत इंटेंस हाई प्रेशर बनता है, जिसके कारण विंड्स जो होती हैं वो इंडिया की तरफ मूव हो जाती हैं, है ना। तो हमने नेक्स्ट क्या देखा कि प्रेजेंस ऑफ अ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। ये मेडागास्कर आइलैंड है यहां पर, इसके ईस्ट में हमने देखा, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। यहां पर एक बहुत बड़ा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हाई प्रेशर एरिया होगा, उतना तेजी से विंड्स जो हैं वो इंडिया की तरफ आएंगे और उतनी ज्यादा वो बारिश कराएंगी। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ प्रेशर बेल्ट कैसा है, वो इंडिया में मॉनसून को इफेक्ट करता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं तिब्बतन प्लेट्यू की। ये इंडिया के नॉर्थ में हम देख रहे हैं, ये है तिब्बतन प्लेट्यू, और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है, सन के करीब है, हाइट ज्यादा है। तो वहां पर ज्यादा सनलाइट जो आएगी ना, और सनलाइट ज्यादा आएगी तो बहुत इंटेंसली हीट होगा। वर्टिकल करंट्स चलेंगे, माने हवा जो है वो वर्टिकल जाएगी ना, गर्म होगी, ऊपर जाएगी, है ना। एक साइकिल, जैसे वाटर साइकिल है वैसे बन जाएगा पूरा एयर का साइकिल। ठीक है, तो यहाँ हाइट पर लगभग 9 किलोमीटर की हाइट पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। तो हमने देखा मेडागास्कर पर हाई प्रेशर है और यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू पर बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, तो विंड्स मूव होती हैं इस तरफ। ठीक है, और लास्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? ये अपर एयर सर्कुलेशन का पार्ट हो गया, है ना। ये लगभग 12,000 मीटर की हाइट, 12,000 मीटर्स की हाइट पर होती हैं ये अर्थ के सरफेस से। चूंकि बहुत तेजी से ब्लो होती है ना जेट की स्पीड से, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, तो लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये विंड्स ब्लो होती हैं। तो ये नॉर्मली कहाँ रहती हैं? नॉर्मली ये रहती हैं इंडिया के ये जो हिमालयास का पार्ट है, वहां के सदर्न पार्ट से ये मूव होती हैं नॉर्मली। ठीक, विंटर्स में, रेनी सीजन में समय ये यहाँ रहेंगी, लेकिन समर्स में शिफ्ट हो जाती हैं। समर्स में ये यहाँ से ब्लो होने की जगह हिमालयास के नॉर्थ से ब्लो होने लगती हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो जाती हैं और इसकी जगह यहां पर एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है। देखो ये वेस्टर्ली है, ये डायरेक्शन याद रखना, ये डायरेक्शन है। अब ये जैसी उस तरफ शिफ्ट हुई, हिमालयास के नॉर्थ में शिफ्ट हुई, तो हिमालयास में इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, यहां पर एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो होने लगती है। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है? सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सॉरी ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। चूंकि जिस एरिया में, उस एरिया का नाम ऐड कर दिया। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयास एंड प्रेजेंस ऑफ अ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर, इसका भी असर होता है। अपर एयर सर्कुलेशन में भी चेंज आता है। अभी हम सिर्फ सरफेस विंड्स की बात कर रहे थे, सिर्फ सरफेस विंड्स अकेली इफेक्ट नहीं कर रही हैं, अपर एयर सर्कुलेशन भी इफेक्ट कर रहा है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन जानते हैं ना, शिफ्टिंग, है ना, पेंडुलम होता है जैसे, ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां पर किस चीज की शिफ्टिंग हो रही है? ऐसे प्रेशर बेल्ट की। नॉर्मली हम क्या देखते हैं? नॉर्मली जो पैसिफिक ओशन होता है, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, वहां पर होता है हाई प्रेशर एज कंपेयर टू साउथ ईस्ट इंडियन ओशन। ठीक है, लेकिन कुछ सालों में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है और पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर एज कंपेयर टू इंडियन ओशन। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सदर्न ऑसिलेशन। इससे भी हमारा मॉनसून इफेक्ट होता है। नॉर्मल जो मैंने बताया, पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर और इंडियन ओशन में लो प्रेशर होना चाहिए, तो विंड्स का डायरेक्शन सही रहेगा, इंडिया में मॉनसून अच्छा आएगा। लेकिन यदि सदर्न ऑसिलेशन हुआ
और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो गया और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो गया तो विंड का डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा और इंडिया में मॉनसून वीक पड़ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया में डार्विन जो इंडियन ओशन में आता है उसको, और पैसिफिक ओशन में तहीटी जो आता है उस पर जो प्रेशर कंडीशंस हैं उनको हम मेजर करते हैं और उनको डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो तहीटी पैसिफिक ओशन में है, वहां होना चाहिए हाई प्रेशर, और इंडियन ओशन में है डार्विन, वहां होना चाहिए लो प्रेशर। तो हम करेंगे तहीटी माइनस डार्विन। यदि पॉजिटिव आया आंसर, यानी तहीटी पर ज्यादा प्रेशर है और इंडियन ओशन में लो प्रेशर है, तो मॉनसून अच्छा आएगा, है ना। लेकिन तहीटी माइनस डार्विन किया और आंसर नेगेटिव में आया, मतलब कि मॉनसून वीक पड़ जाएगा। ठीक, तो अब ये जो चीज मैंने बताई वही यहाँ समझ लेते हैं अपन कि अपार्ट फ्रॉम ये जो हमने पढ़े उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, इट हैज ऑल्सो बीन नोटिस दैट changes in the pressure conditions over the south oceans, Indian, South Indian, South Pacific, है ना। South oceans also affect the monsoon। कैसे अफेक्ट करता है? नॉर्मली क्या होना चाहिए, when tropical मैंने बता दिया, वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच, है ना। लेकिन ये हम यहाँ पर हम साउथ की बात कर रहे हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर के बीच, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में क्या होना चाहिए, पैसिफिक ओशन है तो मैंने क्या बताया था, यहां पर हाई प्रेशर होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, साउथ वाला ही, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कुछ सालों में क्या होता है, ये कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं इसके कारण, सर्टेन ईयर्स में क्या हुआ, रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन। ईस्ट पैसिफिक ओशन हैज लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू ईस्ट इंडियन ओशन। इस पीरियोडिक चेंज को हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं भैया, देखो मैंने क्या बताया, तहीटी पैसिफिक ओशन में और इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिया है कि यहां पर जो प्रेशर है वो निकालो, और डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और इसके लैटिट्यूड दिए हुए हैं इंडियन ओशन में आता है, इसको निकालो। इन दोनों का माइनस करेंगे, तहीटी माइनस डार्विन, और यदि डिफरेंस नेगेटिव आया मतलब मॉनसून लेट आएगा और ऊपर से मॉनसून जो है वो गड़बड़ भी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ये चीज। तो ये हमको याद रखना है, सदर्न ऑसिलेशन कहलाता है। ये चेंज जो हम देख रहे हैं ये सदर्न ऑसिलेशन कहलाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और फीचर है जिसे हम कहते हैं एल नीनो। ये क्या है, ये देखो भाई, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पेरू, ठीक है। तो ये जो पेरुवियन कोस्ट है ना, यहां पर नॉर्मली क्या होता है, कोल्ड वाटर करंट। अब कोल्ड वाटर करंट है तो वहां पर कूल क्लाइमेट होगा, हाई प्रेशर होगा। लेकिन हर 2 या 5 साल में क्या होता है, यहां पर ये कोल्ड वाटर करंट रिप्लेस हो जाता है और इसकी जगह एक हॉट वाटर करंट आ जाता है। अब चूंकि ये दिसंबर के टाइम पर होता है जनरली, क्रिसमस के टाइम पर, है ना, और इसीलिए इसे नाम क्या दे दिया गया, एल नीनो, ठीक है, बेबी क्राइस्ट, ठीक है। तो ये हर 2 या 5 साल में ऐसा होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट। इन दोनों को कंबाइनली क्या कह देते हैं, एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि इससे भी तो प्रेशर इफेक्ट हो रहा है ना। तो क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ एक एल नीनो फिनोमेना होता है, और इसमें क्या होता है, फिनोमेना में which warm ocean current that flow past the Peruvian coast, warm ocean current जो पेरुवियन कोस्ट से फ्लो हो रहा है in place of cold Peruvian current। कोल्ड पेरुवियन करंट के जगह पर क्या आ जाता है, वार्म पेरुवियन करंट आ जाता है हर 2 या 5 साल में, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये जो चेंज आया प्रेशर कंडीशंस में वो एल नीनो से कनेक्टेड है। इसीलिए हमने इनको साथ में क्या बोल दिया, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो इफेक्ट कहते हैं इसको। ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अभी हमने क्या समझा ये सब, कि मॉनसून कैसे कैसी चीजों से अफेक्ट हो सकता है। तो हमने क्लाइमेट कंट्रोल पढ़ लिया, उससे हमने पूरा क्लाइमेट का देखा। फिर पर्टिकुलरली मॉनसून पर फोकस किया, उसमें भी इंडिया में जो मॉनसून आ रहा है उस पर फोकस किया कि कौन कौन से फैक्ट पता होना चाहिए जो इंडिया में मॉनसून को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून, की इंडिया में जब ये मॉनसून आता है तो कैसे आता है और कैसे जाता है। ये मैप के थ्रू हम समझेंगे, थ्योरी के थ्रू हम समझेंगे ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून जो है ना, ये ट्रेड विंड्स की तरह स्टेडी नहीं है ना। ट्रेड विंड्स वो हमने देखा फिक्स हैं, जो हम परमानेंट विंड्स का डायग्राम देख रहे थे, उसमें जो
अपन ने नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली विंड्स देखी। ये जो हमने नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली विंड्स देखी, ये ट्रेड विंड्स है ना, ये तो फिक्स हैं। ये ट्रेड विंड्स जो हैं ये स्टेडी विंड्स हैं, है ना, मतलब इनका रास्ता फिक्स हो गया है, यहां से आएंगी यहां से जाएंगी। लेकिन जो मॉनसून विंड्स है ना, ये स्टेडी विंड्स नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, मॉनसून विंड्स कैसी हैं? फ्लक्चुएटिंग विंड्स हैं, है ना। देखो कहीं से भी आ रही हैं जा रही हैं, कोई रास्ता इनका फिक्स नहीं है। तो मॉनसून जो है ये अनलाइक ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर, अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या रखना है याद मॉनसून के बारे में कि ये पल्सेटिंग विंड्स हैं, ये स्टेडी विंड्स नहीं है। अब ये मॉनसून कितने दिन का फिनोमेना है भाई? ये मॉनसून जो है ना, ये 100 से 120 दिन का फिनोमेना है, जून से लेके अर्ली जून से लेके मिड सितंबर। हालांकि अर्ली जून में आजकल बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जो मॉनसून होता है ये अर्ली जून से लेके मिड सितंबर तक, यानी कि 100 से 120 दिन का ये फिनोमेना होता है। और इसमें भी जैसे ही मॉनसून आता है एकदम से बारिश चालू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही मॉनसून आया तो नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। इसे ही हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। इसको हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं प्री मॉनसून शावर्स से, है ना। प्री मॉनसून शावर्स तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। लेकिन ये जो मॉनसून है इसको हम क्लियरली बर्स्ट ऑफ मॉनसून जैसे ही होगा ना तो एकदम से बारिश बढ़ जाएगी और कई दिनों तक कंटिन्यूसली होगी, है ना। कंटिन्यूसली मतलब ऐसा नहीं है कि एक रुक ही नहीं रही, बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली ये बारिश चलती रहती है। ठीक है, अब मॉनसून आता है जून में, कहां पहुंचता है जून में? पेनिनसुला का जो टिप है ना, ये वाला, यहां पहुंच जाता है जून में। फर्स्ट वीक ऑफ जून में मॉनसून यहां पहुंच जाता है थ्योरेटिकली, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कई बार चेंज होता है, ये टाइम ड्यूरेशन एकदम फिक्स नहीं है कि पहुंच ही जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा कि जो पेनिनसुला का जो टिप है वहां पर पहुंच जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, फिर तेजी से आगे बढ़ता है। यहां से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, एक अरेबियन सी ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टूट गया अरेबियन सी ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। ठीक, अब ये अरेबियन सी ब्रांच मुंबई पहुंचेगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ आसाम वाले हिस्से में पहुंचेगी। तो पहले हम अरेबियन सी ब्रांच की बात करते हैं। अरेबियन सी ब्रांच कब पहुंच जाती है मुंबई? लगभग 10 दिन में, बहुत तेजी से चलती है, रैपिडली एडवांस होती है और बहुत तेजी से 10 दिन के अंदर लगभग, यानी सेकेंड वीक ऑफ जून में ये कहाँ पहुंच जाती है? मुंबई। और यहां पर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की भी बात करते हैं, ये भी तेजी से आगे बढ़ती है और फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहां पहुंच जाती है? असम। ठीक है, लेकिन यहां पर माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। एक जो है वो इंडिया की तरफ चला जाता है, दूसरा वो म्यांमार की तरफ चला जाता है। ठीक, तो ये जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं दे कॉज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन्स। हमें म्यांमार वाला नहीं पढ़ना, हमें इंडिया वाला पढ़ना है। तो इंडिया में क्या हुआ, ये कहां मुड़ गई? वेस्ट की तरफ मुड़ गई। ठीक, अब देखो अरेबियन सी ब्रांच पे आते हैं वापस। मिड जून में ये अरेबियन सी ब्रांच कहां पहुंच गई? सौराष्ट्र और कच्छ यानी गुजरात वाला हिस्सा है वहां पहुंच गई। ये कब? मिड जून में, है ना। ठीक है, ये डेट्स अपन यहां देख रहे हैं, हालांकि याद रखना पल्सेटिंग है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये और आगे बढ़ी, ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दिल्ली के वेस्ट में अपन देखते हैं ये मर्ज होती हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है ना गंगा प्लेन्स का, वहां पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये मर्ज हो जाती हैं। लेकिन दिल्ली में जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण होती है, अप्रोक्सीमेटली 29 जून के आसपास। ठीक, तो याद रखना दिल्ली में बारिश किसके कारण होगी? नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण होती है दिल्ली में बारिश, अरेबियन सी ब्रांच के कारण नहीं होती। लेकिन ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये मर्ज हो जाती हैं कहां पर? गंगा प्लेन्स पर। ठीक, अब फिर आगे बढ़ी है, आगे क्या बचा? अब जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है ना, तो ये हिस्से बचे हैं। तो
फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की बात करी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे हिस्सों को कवर कर लेती हैं। मिड जुलाई में ये मॉनसून कहाँ पहुंच जाता है? हिमाचल प्रदेश। मिड जून में कहाँ था? गुजरात में था। मिड जुलाई में कहाँ पहुंच गया? हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पूरा इंडिया इनने कवर कर लिया भाई मिड जुलाई। ठीक है, जुलाई होते होते तक ये पहुंच जाते हैं अपने नॉर्थ इंडिया तक, पूरा नॉर्थ इंडिया इनने कवर कर लिया। ठीक, फिर क्या होगा? विड्रॉल चालू होगा, वापस आएंगी, वापस और तेजी से होता है ये धीरे धीरे। देखो अपन ने देखा जून से जुलाई और जुलाई अगस्त तक रहा, फिर रिट्रीट कब होना स्टार्ट होती हैं ये इवेंट्स? ये स्टार्ट होती है सितंबर से। नॉर्दर्न स्टेट से अपन बात कर रहे हैं, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ये रिट्रीट हो जाती है भाई अर्ली सितंबर, और मिड अक्टूबर आते आते तक ये कंप्लीटली नॉर्थ इंडिया छोड़ देती हैं। मिड अक्टूबर आते आते तक, यानी आधे इंडिया से वापस आ गई अक्टूबर आते आते तक। ठीक है, और दिसंबर आते आते तक ये पूरे इंडिया से विड्रॉ हो चुकी होती हैं। लेकिन ये मेनलैंड की बात कर रहे हैं हम अभी आइलैंड्स की बात नहीं कर रहे। ये हमने बात कब की करी है? मेनलैंड की बात करी है। दिसंबर आते आते तक पूरी कंट्री से ये वापस चली जाती हैं। लेकिन आइलैंड्स का केस अलग है, आएगा जल्दी मॉनसून, जाएगा देरी से। पूरे इंडिया में कब आ रहा है? जून में आ रहा है। लेकिन आइलैंड जो होते हैं वहां पर फर्स्ट शावर्स कब आ जाती हैं? फर्स्ट वीक ऑफ मई, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई। सोचो, अप्रैल मई से बारिश चालू हो जाती है यहां पर, और वापस कब जाती है? विड्रॉल कब होता है यहां से? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, अब जब तक यहां से वापस जाती है बारिश अपने आइलैंड से, तब तक नॉर्थ इंडिया में विंटर मॉनसून आ जाता है। विंटर मॉनसून यानी जिसे हम अभी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहेंगे, ठंड के मौसम में जो बारिश होती है, तो नॉर्थ इंडिया में तब तक वो आ जाता है। तो ये हमने देखा ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? सीजन्स के बारे में। ठीक है, तो भाई देखो सीजन्स तो अपने यहाँ अपन ने पढ़े 3 होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। लेकिन अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि 4 टाइप के सीजन्स होते हैं। रेनी सीजन को हमने डिवाइड कर दिया एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून में। ठीक है, तो ये जो हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे, क्लाइमेट में हमने देखा डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न्स हैं। वेदर कंडीशंस जो हैं इनमें चेंज आता है एक सीजन से दूसरे सीजन में, है ना। और ये नोटिसेबल है, ऐसा नहीं कि नज़र नहीं आता। ये जो है ना, ये चेंजेस हैं, ये पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स। खास तौर से कोस्टल रीजन में तो इतना फर्क पड़ता नहीं है, इंटीरियर पार्ट्स में अपन को ये ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं, है ना। तो कोस्टल एरियाज में हम जानते हैं सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा हमें टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं दिखेगा। हालांकि रेनफॉल में हमको यहाँ वेरिएशन दिखता है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर हमने देखा कि 4 टाइप के वेदर, 4 टाइप के सीजन्स हैं। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। अब इनमें से सबसे पहले हमको पढ़ना है कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। ठंड का मौसम, देखो भैया टेम्परेचर घटने लगेगा, तो हमको क्या याद रखना है कि ठंड का मौसम स्टार्ट कब होता है, कहाँ पर लगभग कितना टेम्परेचर हो जाता है, कौन सी टाइप की विंड्स यहाँ पर होती हैं, है ना। और नॉर्थ इंडिया का अलग पढ़ेंगे और कोस्टल रीजन या पेनिनसुलर रीजन का अलग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन में हम जानते हैं विंटर सीजन कोई क्लियरली डिफाइंड विंटर सीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या रीज़न है उसका? क्योंकि हम जानते हैं कि सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया नवंबर से स्टार्ट होता है अपना ये सीज़न, है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहले हमको याद रखना है टाइम, तो मिड नवंबर से फरवरी तक विंटर सीजन रहता है। और जो कोल्डेस्ट मंथ हैं वो कौन से हैं? दिसंबर एंड जनवरी। टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है? चलिए भाई देख लेते हैं। एवरेज टेम्परेचर की बात करें चेन्नई में, कब बात कर रहे हैं हम? ईस्टर्न कोस्ट। देखो ये कोस्टल रीजन है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होगा, ये 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस चेन्नई में रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, तो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन खास बात याद रखिएगा, लोगों को लगता है कि ठंड का मौसम है तो ठंड ही रहेगी हमेशा। लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं यार दिन में गर्मी लगती है, स्वेटर में पसीना आ जाता है और रात में इतनी ठंड रहती है।
तो भाई ये तो फीचर ही है इसका, विंटर सीजन का फीचर ही है ये। डेज वार्म होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो कूल होती हैं, ठीक है। और फ्रॉस्ट भी होती है, खासतौर से कहां पर, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर फ्रॉस्ट कॉमन होती है। और इसी समय हिमालयाज में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टेम्परेचर घट रहा है, साउथ इंडिया में उतना नहीं घटेगा लेकिन नॉर्थ में घटेगा। डेज वार्म होंगे, नाइट्स कूल होंगी। नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्ट होगा और हिमालयन रीजन में, सॉरी नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्रॉस्ट होगा और हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होगा, ठीक। अब इस समय जो विंड्स होती हैं, विंड्स कौन सी होती हैं, ये जो सीजन होता है इस समय हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के एरिया में आते हैं, ठीक है। अब ये कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं और ओशन की तरफ जा रही हैं ना। तो दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि ये वो समय होता है जब तमिलनाडु में जो विंड्स हैं, पूरे में हमने क्या कहा, लैंड से सी की तरफ जा रही हैं, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आ रही हैं, तो तमिलनाडु में बारिश होगी। हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा था कि तमिलनाडु में मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, अक्टूबर नवंबर में। तो देखो ये वही बता रहे हैं हम यहाँ पर कि तमिलनाडु कोस्ट जो होता है इन विंड्स के कारण रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक। ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ही होती हैं, ठीक है। अब जो नॉर्दर्न पार्ट है कंट्री का, यहां पर क्या हो गया, एक हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर भी कैसा है, लेकिन फीबल, फीबल यानी कि थोड़ा सा वीक है, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एरिया नहीं है, वीक हाई प्रेशर एरिया है। और यहां से विंड्स ओरिजिनेट होंगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये कैसे, किस डायरेक्शन में ये विंड्स मूव हो रही हैं, ये गंगा वैली की बात करें तो गंगा वैली में वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एरियाज की तरफ ये मूव हो रही हैं, ठीक है। अब इस समय यदि हम नॉर्मल देखें हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, तो कैसा होता है, क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, फीबल वेरिएबल विंड्स, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, फीबल यानी कि वीक, वेरिएबल विंड्स, वेरी करती हैं, स्टेबल नहीं है ये विंड्स, ठीक है। तो ये हमारे कोल्ड वेदर सीजन के फीचर्स हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है जिसे हम कहते हैं महावत, ठीक है। महावत यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, ये मूव होते हुए इंडिया तक आता है और ठंड के मौसम में बारिश कराता है। इसे ही हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या इसे ही हम महावत कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कोल्ड वेदर सीजन का, नॉर्दर्न प्लेन्स में इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम ये कहां से ओरिजिनेट होता है, मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होता है। और एक वेस्टर्ली फ्लो, जो हमने वेस्ट जेट स्ट्रीम देखी थी ना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसके साथ फ्लो होते हुए इंडिया पहुंचता है और ठंड के मौसम में बारिश कराता है, जिसे हम कहते हैं महावत, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इन्हें ही हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इनके कारण रबी सीजन की क्रॉप्स बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती हैं। तो खासतौर से नॉर्थ इंडिया में जो हम रबी सीजन की क्रॉप्स लाइक वीट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वो सब क्यों कर पाते हैं, महावत के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट रेन है ये हमारे लिए, ठीक है। तो पेनिनसुलर का तो नॉर्थ इंडिया का तो हो गया, लेकिन पेनिनसुलर रीजन की बात करें, यहां पर एक वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन नहीं होता है। कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल चेंज यहाँ पर हमको विंटर में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। अब हमको पढ़ना है समर सीजन के बारे में। अब ये देखो यहाँ पर, वहाँ हमने कहा टेम्परेचर घटता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि सन का मूवमेंट हो गया है नॉर्थवर्ड। इक्वेटर के नॉर्थ में यानी सन जो है वो उत्तरायण हो गया। हम मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ जाता है और टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो समर सीजन होता है, ये कब से कब तक होता है, मार्च से लेके मई के महीने तक, ठीक है। अब इसमें भी देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जरा हम टेम्परेचर देखते हैं। हीट वेव शिफ्ट हो रहे हैं, उसके कारण टेम्परेचर राइज होता है। कैसे राइज होता है, मार्च में हम देखते हैं कई जगहों पर टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस तक, खासतौर से डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, मार्च से बाद अप्रैल में देखिए और बढ़ गया, गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और मई में सबसे ज़्यादा
45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है यहां पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर लो रहेगा, क्यों? फिर से वही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो है वो टेम्परेचर जो है वो राइज होता चला जाएगा। ठीक, इसके कारण क्या होगा, एक लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाएगा पूरा। कहां से कहां तक लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये थार डेजर्ट से लेके पटना और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, इस पूरे रीजन में हम ये देखते हैं क्या डेवलप हो गया, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब ये लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया ना, तो ये विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, साउथ से, साउथ ईस्टर्ली विंड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो मॉनसून लेकर आएंगी, है ना। तो ये जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर बना तो लो प्रेशर के कारण विंड्स अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन अब देखो वो मॉनसून आ जाएगा अभी, लेकिन हमको ये जो समर सीजन है इसके कुछ पर्टिकुलर फिनोमिना पढ़ना है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या है, लू। ये लू क्या होती है? लू हम जानते हैं भैया, हॉट स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स, इतनी फेटल होती हैं कई बार ये कि इंसान की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये विंड्स जो होती है ना, ये कब चलती हैं? समर सीजन में चलती हैं। और कौन से एरिया में चलती हैं? नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया का फिनोमेना है। सेंट्रल इंडिया में भी हमको ये देखने मिलती हैं, तो इन विंड से बचकर रहने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज इंसान की जान भी जा सकती है। तो डेफिनेशन हमको याद रखना है, लू क्या होती हैं? दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, कई बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है कि ये शाम तक और रात तक भी ये गर्म हवाएं चलती रहती। ठीक है, क्लियर है? तो ये लू से बच के रहना। इसके बहुत सारे तरीके हमारे घर में बताते हैं, प्याज रख के चलें, कान बांध के चलें, फेस पे कवर करके चलें, है ना, एकदम से धूप से आके पानी ठंडा ना पी लें। इन सब चीज़ों से लू लग जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, इनसे बचकर रहना है। ठीक, और भी कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं भाई? ये इसके साथ साथ क्या आते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। कई बार क्या होता है, ये डस्ट स्टॉर्म्स के साथ हल्की फुल्की रेनफॉल भी हो जाती है, तो एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है अपन को, क्योंकि ठंडी हवा आ जाती है थोड़ी सी और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है यहाँ जिसे हम लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स कहते हैं। इसको वेस्ट बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। थंडरस्टॉर्म्स हैं, टॉरेंशियल डाउनपोर्स यानी बारिश होती है कई बार तेजी से, और बिजली चमकती है, वायलेंट विंड्स चलती हैं। इन सब के कारण कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी। बैसाखी महीना होता है और काल मतलब होता है मौत या क्लैमिटी, है ना, तो इसको कहते हैं क्लैमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाखी। ठीक है, तो ये फिनोमेना है सारे कब के? समर सीजन के। ठीक, याद रहेंगे भैया। एक और अच्छा फिनोमेना है इसका, मैंगो शावर्स। समर सीजन खत्म जब होने लगता है और मॉनसून आने वाला होता है, उसके जस्ट पहले हल्की फुल्की रेनफॉल होती है, जिससे जो मैंगोज होते हैं ना उनको पक जाते हैं, वो अच्छी मिठास आ जाती है उनमें, और इनको हम कहते हैं मैंगो शावर्स। ये जनरली कहाँ होती है? केरला एंड कर्नाटका में। ये याद रखना है हमको, ये कहाँ पर होती है? जनरली केरला और कर्नाटका में। अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं ना। अभी हमने जो मैप देखा उस मैप में देखो, ये कर्नाटका और केरला में मैंगो शावर्स कहलाती हैं, और केरला में इन्हें ब्लॉसम शावर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना है ये समर सीजन के। तो लू हो गया, काल वैसाखी हो गया, और मैंगो शावर्स हो गई। ये सब चीज़ें आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में या कंबाइन करके 2 मार्क 3 मार्क कैसे भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो समर सीजन हमको याद होना चाहिए। ठीक, अब जाते हैं फिर से एडवांसिंग मॉनसून। देखो फिर से वही चीज़ रिपीट होगी डिफरेंट लैंग्वेज में। हमने पढ़ा था कि भैया ये जैसे ही लो प्रेशर डेवलप हुआ तो ओशन से लैंड की तरफ विंड्स ब्लो होंगी, अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी, महीने भर में पूरा कवर हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा बारिश होती है कुछ एरियाज़ में, जैसे नॉर्थ वेस्ट से एंटर होता है तो वहाँ पर, और वेस्टर्न घाट्स पर, और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, बाकी जगहों पर मॉडरेट होगी और लो होगी, है ना। तो अब यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि जून में क्या होता है? लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती है नॉर्थ में, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती हैं साउथ से। कौन सी? साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स को। ये विंड्स क्या करती हैं? ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं, ठीक है, वार्म सब ट्रॉपिकल ओशन से ये मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं और इंडिया की तरफ मूव होती हैं। ठीक है, इक्वेटर क्रॉस किया,
साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव हुई, इंडिया में एंटर हुई, और ये मॉनसून क्या कहलाता है? साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाता है। अब चूंकि वार्म ओशन से आ रही हैं तो बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में और बहुत ज़्यादा बारिश कराती हैं। ठीक, अब ये जो विंड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तेज़ी से आती हैं, है ना। तो ये विंड्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं और कितने एवरेज स्पीड से चल रही हैं? लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। ठीक है, और ये जो विंड्स हैं ये नॉर्थ वेस्ट को यदि छोड़ दिया जाए, पूरा नॉर्थ वेस्ट ये कवर नहीं कर पाती, तो ये मॉनसून विंड्स जो हैं ये पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर। पंजाब वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट, जम्मू कश्मीर का नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर अपन देखें तो वो एरिया ये कवर नहीं कर पाती, बाकी पूरा इंडिया ये 1 महीने के अंदर कवर कर लेती हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया जहाँ से एंटर होंगी वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। ये वेस्टर्न घाट और ये नॉर्थ ईस्ट, ये वो एरियाज हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन वेदर अर्ली इन द सीजन। द विंडवर्ड साइड कहलाएगी जहाँ से विंड एंटर होती है, ये विंडवर्ड साइड है और ये लीवर्ड साइड है। तो विंडवर्ड साइड क्या होता है? ऑफ वेस्टर्न घाट पर रिसीव हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर्स, और जो रेन शेडो एरिया है वहां पर जैसे कि डेक्कन प्लेटू इन मध्य प्रदेश, यहां भी रेनफॉल आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है। बाकी के इंडिया में हम देखें तो बारिश कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिन राम में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है भाई? मौसिन राम, जो खासी हिल्स में आता है। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिन राम में। ठीक है, हालांकि यदि हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करें कि इंडिया के कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण जहाँ पर बारिश होती है। तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है इस सीजन का? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, और उसमें भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है मौसिन राम नाम की जगह पर, जो खासी हिल्स में आता है, मेघालय में। ठीक, तो ये हमको याद रखना है। अब ये यहाँ से गंगा वैली की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अब ईस्ट से घुसे वेस्ट की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो रेनफॉल है ये रिड्यूस होता चला जाता है, और राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में तो बहुत कम बारिश होती है। ठीक, क्लियर है ये चीज़? अब ध्यान से देखिए भैया, एक और फिनोमिना जो इससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, बारिश होती है, कुछ दिनों तक होती है, फिर ब्रेक आता है, फिर कुछ दिनों तक होती है, फिर ब्रेक आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक्स इन मॉनसून। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ब्रेक्स इन मॉनसून। क्या होता है इसमें कि वेट एंड ड्राई स्पेल होते हैं, कुछ दिनों तक बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर बारिश होती है। तो लगातार बारिश की बात करें तो लगातार बारिश सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो इंटरवल्स हैं बीच बीच में, जैसे मूवी में आते हैं वैसे मॉनसून में भी आते हैं। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? ये जो ITCZ है, जिसे हमने कहा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, या जिसे हमने कहा मॉनसून थ्रू। ठीक है, तो ये जो ब्रेक्स हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ये मॉनसून थ्रू से रिलेटेड हैं। और रीज़न क्या है? बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं कि ये मूव होता है। टेम्परेचर चेंज होता है, कभी धूप निकल आई, कभी छाँव है, और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण ये नॉर्थ और साउथ मूव होता रहता है। जहाँ ये होगा वहाँ बारिश होगी। ये नॉर्दर्न प्लेन्स पे है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश होगी। यदि ये हिमालयास के पास शिफ्ट हो गया तो रिवर्स के कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी और फिर बाढ़ आ जाएगी। यही होता ही है ना। तो ये जो मॉनसून थ्रू है ये प्लेन्स पर रहता है, तो प्लेन्स में बारिश होती है, और जब ये हिमालयास के पास पहुंच जाता है तो हिमालयास में बारिश होती है, और रिवर्स के कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है? फ्लड्स आ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा इससे लाइफ का और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये एरिया, है ना। ठीक है, तो ये जो हम मॉनसून की बात कर रहे हैं, एक तो ये ओवरऑल ये मॉनसून थ्रू हो गया, लेकिन इसके अलावा ट्रॉपिकल डिप्रेशंस भी बनते हैं। कहीं लो प्रेशर बन जाता है, कहीं 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 जहां जहां ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बनेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब क्या है? लो प्रेशर एरिया। जहां जहां ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनेंगे वहां वहां बारिश होगी। ठीक, तो मॉनसून में हमको ये चीज याद रखना है कि ब्रेक्स होते हैं,
जहाँ मॉनसून थ्रू होता है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, इसके अलावा मॉनसून थ्रू के अलावा कुछ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस होते हैं, ये भी मॉनसून को इफेक्ट करते हैं। ठीक, अब ये कैसे मूव करेंगे, ये वही डायरेक्शन वही रहेगा इनका। ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं ये भी हमने एक जो मैप देखा अभी, ये बे ऑफ बंगाल साइड से आएंगे और ये जो लो प्रेशर जोन है इसी के आसपास ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस भी मूव होते हैं। ठीक है, तो दीज डिप्रेशन फॉर्म at the head of Bay of Bengal, cross over the mainland. The depression follows the axis of monsoon through of low pressure. ठीक, the monsoon is known for the uncertainties. ठीक है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है और ख़ास तौर से जो लो रेनफॉल वाले एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा अनसर्टेन होता है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी जो है ना ये वेरी करती रहती है, इसको हम फिक्स नहीं कह सकते कि इतने दिन ही रहेगा, हमेशा इतने दिन ही रहेगा, इतनी ही बारिश कराएगा, अनसर्टेन होता है। हम कई बार प्रिडिक्ट करते हैं, हम देखते हैं ना मौसम विभाग यानी हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कई बार वो बताता है बारिश होगी और नहीं हुई, उसके 2-4 दिन बाद हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, इसको मेजर कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे एरियाज़ में हम देखते हैं फ्लड्स भी आती हैं, उसके बावजूद भी ये जो मॉनसून है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं वो हर साल इस मॉनसून का इंतज़ार करते हैं जिससे कि वो अपनी फसल उगा सकें। हालांकि कई बार उनका जो शेड्यूल है वो सही से नहीं चल पाता, कई बार लगता है कि बारिश आने वाली है, बारिश नहीं आई, उनने बीज बो दिया, वो ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इसीलिए हम ज़्यादा से जितना अच्छा मॉनसून प्रेडिक्ट करें उतनी अच्छी हमारे यहाँ खेती हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून की बात करते हैं। रिट्रीट होना कब से स्टार्ट हो जाता है, सितंबर से चालू होता है, अक्टूबर नवंबर तक जो है ना मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया से रिट्रीट हो जाता है और दिसंबर तक पूरा रिट्रीट हो जाता है। क्यों, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गए, अब फिर से हिमालयन रीजन में हाई प्रेशर आ गया और ओशन पर लो प्रेशर आ गया, तो विंड का डायरेक्शन जो है वो अब चेंज हो जाएगा। पहले विंड का डायरेक्शन ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन से जाता है ना, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये रिट्रीटिंग मॉनसून है, वापस जाना स्टार्ट हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया कहाँ हो गया, अब ओशन पर, लैंड पर क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया। तो ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं ये वीक पड़ जाएंगी और विड्रॉ होना स्टार्ट कर देंगी। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर मॉनसून जो है पूरे नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ हो जाता है एंड अक्टूबर नवंबर में पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो जाता है। ये ट्रांजिशन फेज आ गया, यानी हम ये कहें कि ये जो अक्टूबर का मंथ है ना ये एक इंटरमीडिएट जो एक सीज़न होता है, वो इस समय बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। जब भी सीज़न चेंज होता है ये कंडीशन आती है, ये इतना ज़्यादा लेकिन अनप्लीजेंट होता है कि हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल लगने लगता है और इसीलिए ये कहा जाता है अक्टूबर हीट। क्यों, क्योंकि क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, मॉइस्चर ख़त्म हुआ नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाता है। ठीक है, तो रिट्रीट ऑफ मॉनसून से क्या हुआ, द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर दिन में ज़्यादा हैं, रातें बहुत कूल और प्लीजेंट होती हैं, लैंड स्टिल मॉइस्ट है, और इन सारी कंडीशंस के कारण क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, वेदर बिकम ऑप्रेसिव, और इसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट। तो अक्टूबर हीट में हमें इतना पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये अक्टूबर हीट हमको याद रखना है। अब इसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, इसमें साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी आएंगे। तो सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा। अब वो जो लो प्रेशर कंडीशंस थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, वो शिफ्ट हो जाएंगी। कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, ये बे ऑफ बंगाल पे शिफ्ट हो गई नवंबर में। अब बे ऑफ बंगाल पर शिफ्ट हुई हैं तो यहाँ पर क्या आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो दिस शिफ्ट एसोसिएटेड विथ अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस। अब ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, अंडमान सी में ओरिजिनेट होते हैं, वहां से मूव होते हैं। तो इन्हें ये जो साइक्लोन्स है ना ये क्या करते हैं, ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा, ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है हमारी कंट्री का, यानी कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है ना, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, खासतौर से जो उड़ीसा वाला हिस्सा है वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो ये ट्रॉपिकल क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में ये साइक्लोन्स आ रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, डेल्टाइक रीजन्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनके एरियाज में ये साइक्लोन स्ट्राइक करते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होता है कोरोमंडल कोस्ट पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून कंप्लीट। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है, फिर से एक बार और डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कुछ रीजन्स हैं जहाँ हाई रेनफॉल होता है, ये हमें क्लियरली अलग नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। ये रेन शेडो एरिया नज़र आ रहा है जहाँ बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, और ये मॉडरेट रेनफॉल वाला एरिया है, बाकी का हिस्सा जो हमें बचा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमको अब रीजन्स बताने, हाई रेनफॉल वाले रीजन्स अलग, लो रेनफॉल वाले अलग। ठीक है, बाकी जो बचे सो वो सब मॉडरेट रेनफॉल। हाई रेनफॉल हम जानते हैं दो ही रीजन से, एक नॉर्थ ईस्ट है और एक वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल होता है कहां पर, वेस्टर्न कोस्ट पे एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ठीक, 400 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब लो रेनफॉल वाले 3 एरियाज हैं। पहला कौन सा है, वेस्टर्न राजस्थान, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा और पंजाब। ये पहला रीजन है जहां लो रेनफॉल होता है 60 सेंटीमीटर या इससे कम। दूसरा रीजन कौन सा है भाई, दूसरा रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा, जो हमें अभी यहां नजर आ रहा था, ये डेक्कन प्लेट्यू वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहां पर भी लो रेनफॉल होता है। तो लो रेनफॉल कहां होता है, डेक्कन प्लेट्यू में और सह्याद्री का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर। ठीक, और तीसरा जम्मू कश्मीर में लेह और अब तो खैर ये अलग हो गया, लेह लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। तो हम ये देखते हैं कि लेह लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में भी बहुत कम बारिश होती है। बाकी का जो बचा वो मॉडरेट रेनफॉल वाला हिस्सा है, और हिमालयन रीजन में क्या होता है, स्नोफॉल होती है। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यदि किसी को कोई डाउट हो, देखो यार सिर्फ डेटा है, ये डेटा आपको याद रखना है। हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल वाले 3 एरिया, हाई रेनफॉल वाले 2 एरिया, ठीक है, और लो रेनफॉल वाले 3 एरिया, बाकी जो बचे वो सब मॉडरेट रेनफॉल वाले एरियाज कहलाते हैं। ठीक है, अब ये सब हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं मॉनसून में, कि मॉनसून का जो नेचर ऑफ मॉनसून है वो कैसा है। एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, वेरिएबिलिटी इज हाई इन रीजन्स ऑफ रेनफॉल, लो रेनफॉल जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात, और जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज हैं वहां पर हम देखते हैं फ्लड्स वगैरह आती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं हम अपना लास्ट टॉपिक, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। हम जानते हैं भाई हमारे यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है। कैसे है मॉडरेट क्लाइमेट? हम जानते हैं नॉर्थ में जो हिमालयाज हैं वो हमारे कोल्ड विंड से हमें बचाते हैं। साउथ इंडिया में जो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है उसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ पाता है और ना घट पाता है। ठीक है, वैसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू की हमने बात करी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है सी के इन्फ्लुएंस के कारण, तो हमने देखा है कि भैया मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन इस सब मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, बहुत ग्रेट वेरिएशंस हमें टेम्परेचर कंडीशंस में नज़र आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मॉनसून जो है उसका एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है, और ये क्लियरली विजिबल है। कैसे विजिबल है? खासतौर से जो किसान होते हैं ना उनके कारण। मॉनसून, सिंपल सा आंसर यदि हम कहें कि मॉनसून कैसे यूनिफाई करता है, तो सिंपल आंसर ये है कि मॉनसून बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट एग्रीकल्चर इन मोशन यूनिफाई द होल कंट्री। ये सबसे सिंपल आंसर है। लेकिन यदि हम और देखें तो सब कुछ तो हमारा मॉनसून के आसपास ही हो रहा है, सारी चीजें हमारी मॉनसून पर डिपेंडेंट हैं। कैसे? देखो कौन कौन सी चीजें डिपेंडेंट हैं मॉनसून पर। हमारा जो लैंडस्केप है, एनिमल्स हैं, प्लांट लाइफ है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसके अलावा लोगों की जो लाइफ है, ये सब जो है, हमारे फेस्टिवल्स, ये सब किसके आसपास घूमते हैं? मॉनसून के आसपास घूमते हैं। ठीक है, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि ये मॉनसून में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, कहीं पर भी आप जाएंगे तो लोग मॉनसून का इंतज़ार करते हैं। क्यों करते हैं? कैसे यूनिफाई कर रहा है? ये हमारा मेन आंसर है, मॉनसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन।
ठीक, क्लियर है ये चीज़। तो ये है हमारा मेन आंसर इस क्वेश्चन का, जो कई बार पूछा जाता है। ये आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क में भी। तो आप आगे पीछे जो कुछ भी हमने थ्योरी पढ़ी है वो सब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइए, और इन सारे कोर्सेज़ के डिटेल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।